शुरू में बहुत विनम्रतापूर्वक अमिताभ दत्त से एक माफ़ी मांग के एक करेक्शन करने की गुजारिश करूँगा। आपने कहा कि सर्वदर्शन संग्रह आचार्य गौड़पाद जी की का ग्रंथ है, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जहाँ तक मेरी स्मृति कहती है ये आचार्य माधवाचार्य जी के का संकलन है, सर्वदर्शन संग्रह, जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। आचार्य गौड़पाद शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी गुरु जी थे। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे करेक्शन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार सूचनाएं बोलने के क्रम में इधर उधर हो जाती हैं। तो सबसे पहले माफ़ी मांगने से ही शुरुआत करते हैं। मैं कभी कोई चीज़ तैयारी करके आता हूँ तो भूल जाता हूँ बोलना, तो इसलिए तैयारी से भी डरता हूँ, और जब नहीं तैयार कर पाता हूँ तो तब भी एक डर ही रहता है कि बोलना क्या है, क्योंकि मेरा विषय ही नहीं है। और कई बार चमत्कार घटता है, कई बार बोलने जाते हैं तो अचानक से कोई बात कौंध जाती है, और वो कौंधना सबको अच्छा लग जाता है, और पता नहीं कैसे होता है। इस पर मेरा कोई वश नहीं है, अपने आप ऐसा होता है। और इसको हमारे शास्त्रों में इस कौंधने को भी बहुत महत्व दिया गया है। तंत्रों में, आगम में इसको उद्यम कहा गया है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में एक्सर्शन समझते हैं, लेकिन वहाँ पर उद्यम शब्द इस कौंधने को कहा गया है कि सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस या सडन इमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और लाइट। भारतीय विद्यावांग्मय में इसके लिए एक संस्कृत में शब्द है प्रख्या। अचानक से कोई चीज़ उपजती है, जिसको आज हम लोग कलाओं में उपज कहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है इम्प्रोवाइज करना हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते हैं ड्रामा में या म्यूज़िक में। और हिंदुस्तानी भाषा में जो उपजना है, उपज, ये मैं खोजता हूँ कि ये कैसे आ सकता है, ये कहाँ से आ सकता है। और इसको हम लोग वेलकम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ध्यान को इनवाइट नहीं कर सकते, वैसे ही प्रख्या को या उद्यम को या सडन फ्लैश को हम लोग इनवाइट नहीं कर सकते। ये अपने आप होता है, ये हम लोग के सबके बीच का अनुभव है। कोई विद्यार्थी है उसके साथ भी ऐसा होता है, कोई साधक है उसके साथ भी ऐसा होता है। कभी भी कोई बात कौनती है तो उसका इंतज़ार करते हैं। कई बार सेमिनार में हम लोग ये बोलने जाते हैं, तो बोलने के दौरान जो प्रोसेस लेते हैं बोलने का, उसमें कहीं ना कहीं वो बात आती है, तो उसकी वंदना से हम लोग शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले जिन गुरुजनों से हम संस्कारित हुए हैं, हमारे मानस गुरु, चूँकि कला, हम लोग कला से जुड़े हुए लोग हैं और भरत की परंपरा है, तो अपने ऐसे सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य भरत, जिन्होंने हमको बताया कि शिव का एक रूप कला के रूप में कैसा है, नटांबर के रूप में जो शिल्प शास्त्र में मिलता है, और फिर नटराज का। ऐसे ही मानस गुरु हमारे यहाँ आचार्य अभिनव गुप्तपाद हुए हैं, जो रूप में नहीं है, अरूप में है। और अभी जिनके साथ मैं बचपन में बड़ा हुआ, ये एग्जीबिशन में एक 32 खंबे का वहाँ पर मज़ार की तस्वीर है, वहीं मेरा जन्म हुआ था। उस जगह से मैं एक दूसरे मंदिर तक आया, ये हमारी यात्रा है। तो उस पूरे दौरान जिन गुरुजनों ने मुझे संस्कारित किया, ठाकुर जयदेव सिंह जी ने, गोपीनाथ कविराज जी उससे पहले हुए हैं, आचार्य ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी हुए हैं हमारे गुरु परंपरा में, आचार्य हजैब शाह द्विवेदी जी हुए हैं, जय कृष्णमूर्ति हुए हैं। काशी में ऐसे सारे गुरुजनों को मैं प्रणाम कर ये बात संक्षेप में अपने रखना चाहूँगा। साथ में जो मंच पर उपस्थित हमारे सारे गुरुजन, जिन्हें मेरा संबोधन होगा कि श्रद्धेय गुरुजनों, एवं इस पूरे हमारे सामने जो सभा में उपस्थित हैं वो हमारे प्रिय मित्र। जो मेरे सामने, मैं सोच रहा था कि काशी का पूरा वैभव, अगर ये शीर्षक है, तो पूरा से तो पुरातन भी होता है और पूरा से तो पुरातत्व भी होता है, या ऐसा कुछ होता है जो पुरातन है, जो पुरातात्विक महत्व का होता है, जिसे हम पूरा वैभव कहते हैं। हो सकता है हर पुरातात्विक चीज़, हर पुरातात्विक महत्व की चीज़ वैभवशाली न भी हो, या फिर हो। तो आखिर मेरा अपना, क्योंकि मैं काशी का बेटा हूँ या जन्म लिया हूँ, तो मेरा अपना वैभव क्या हो सकता है या क्या है। तो मैंने पाया कि मेरे पास ये जो अभी है मेरे सामने, जो बिल्कुल त्याज्य नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जीवंत है और इसको ऑल्टर नहीं किया सकता है। ये जो अभी है, ये मेरे लिए, ये जो अभी मेरे लिए वैभव है। चूँकि मैं काशी में हूँ तो जाहिर है कि मेरे लिए यही काशी का वैभव है, और इसका फलक बहुत विस्तृत है, क्योंकि अभी बीतता जाता है। सब लोग कन्विंस होंगे इससे कि अभी, अब हमें बड़ी दीर्घी, ये हमारे सामने तो है, लेकिन ये ठहरता नहीं है,
और बीतता जाता है, और इससे हमारी एक स्मृति संपदा बनती है। तो वो स्मृति हमारी, वो हमारा शायद वैभव है। अगर वो स्मृति नहीं है तो उसके बिना हम नहीं जी सकते। स्मृति है तो जीवन है, और अगर विस्मृति है तो शायद मृत्यु है। कई बार हम लोग कहते हैं कि अब ओल्ड एज है, 80 साल उम्र हो गई है, 85 साल उम्र हो गई है, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं मेमोरी डिके हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं उस आदमी का मेमोरी लॉस हो रहा है तो हम सोचते हैं वो डेथ बहुत करीब है। और इसी आधार पर, सिर्फ स्मृति के आधार पर हमारे यहाँ पूरा एक शैव दर्शन है, जिसको हम लोग प्रत्यभिज्ञा दर्शन नाम से जानते हैं, जो कश्मीर में पल्लवित हुआ 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी से लेकर 2001 तक, जहाँ आचार्य लक्ष्मण जू जी आए थे, जिनके साथ में ठाकुर जयदेव सिंह जी के साथ जाना हुआ और बातचीत हुई। एक पूरी परंपरा है। ऐसे हमारे 6 शैव दर्शन हैं, जिसमें से एक भी काशी का नहीं है। सिद्धांत शैव है, लकुलीश है, पाशुपत शैव है, आदि आदि 6 शैव है, जिसको 3 शैव दर्शन में आचार्य अभिनव गुप्तपाद ने 10वीं शताब्दी में बताया था। तो ये जो स्मृति की परंपरा है, ये इसी अभी से शुरू होती है। उसको हम लोग संरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, और उस समय के, उस काल के की कला को, संस्कृति को, आदि आदि तमाम चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि एक संघनित रूप दे, जिसको आज हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग किसी स्कल्पचर को देखते हैं, उसमें अगर किसी नृत्यांगना की छवि है तो उसको हम लोग फ्रोजन डांस बोलते हैं, कि किसी समय में किसी ने उसको बनाया था, और उसको आज हम लोग देखने जाते हैं और कहते हैं कोई स्थापत्य है, या लिखित रूप से मिलता है, उसको हम अभिलेख कहते हैं। वहाँ पर अभिलेख में भ में छोटी ही है, तो वो भी कोई अभी है जो धीरे धीरे हम लोग के सामने एक बड़ी विरासत के रूप में सामने आ जाती है, जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, बृहत्तर भारत में रहा है। आज तो भारत बहुत छोटा हो गया है। ऐसे अभी में जब हम कलाओं को देखते हैं बनारस में जो पल्लवित हुई, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से लेकर अब तक, रंगमंच को देखते हैं, संगीत को देखते हैं, तो रंगमंच की परंपरा तो दिखती है, कोई वैभव नहीं दिखता। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ भी जब हम थिएटर करने जाते हैं तो वो अभी का एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। वहाँ पर अगर हम किसी भी लिखे हुए पाठ्य को अगर हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उसी मोमेंट में, तो वो उसमें नयापन आता है, अदरवाइज वो एक मृत है। इसी तरह से डांस में, चाहे वो कथक हो या भरतनाट्यम हो या पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो, अगर इम्प्रोवाइजेशन का एलिमेंट आता है, वो आदमी के भीतर से आता है, उसी वक्त उसको कौंधता है, उसको वो इम्प्रूव कर देता है, इम्प्रोवाइज कर देता है, तो रस निष्पत्ति होती है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये इम्प्रोवाइजेशन का तत्व मुझे लगता है कि शायद भारतेंदु के समय में रहा हो, लेकिन आज़ादी के बाद बनारस में जितनी भी भाषाओं में थिएटर हुआ है, उसको हम ऐसा नहीं कह सकते, एक गौरवशाली अतीत तो कह सकते हैं, वैभव नहीं कह सकते। मेरे लिए वो काशी का वैभव तो नहीं है। वो नेशनल सिनेरियो में नहीं गया। लोग बंगाल का रंगमंच की बात करते हैं, महाराष्ट्र का रंगमंच की बात करते हैं, बनारस का रंगमंच की बात नहीं करते। संगीत की बात आती है, संगीत में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ फिर एक परंपरा रही है, ध्रुपद गायन की परंपरा रही है, ख्याल गायन की परंपरा रही है, उपशास्त्रीय गायन की परंपरा रही है, ठुमरी, दादरा आदि आदि, तबला वादन की परंपरा रही है, कथक डांस की परंपरा रही है। ये सारी चीजें नेशनल सिनेरियो तक गया, ये हमारी विरासत बनी, ये हमारा वैभव हुआ। पुरातात्विक महत्व का वैभव हुआ कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सारी चीजें पुरातात्विक महत्व की होती भी नहीं है। बहुत सारी चीजें खो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, हम उनको ढूंढते हैं, तब वो पुरातात्विक महत्व की होती है, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं।